अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन जब शन आपको नज़र आए, इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस हो रहा है। कैसा प्रोसेस है? कोई भी आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो उस कंपाउंड में क्या होता है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी शिफ्ट होती हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई ये पाई है, ये इलेक्ट्रॉन है, उसकी डेंसिटी अगर शिफ्ट होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, उसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। और इसके लिए मस्ट है कि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होते हैं ऐसे सिस्टम में जहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हो। तो ये आपका कंजुगेशन हुआ। कंजुगेशन क्या है? शन प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और ये होता किन कंपाउंड्स में है? उन कंपाउंड्स में जिनमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होता हो, उनमें ये कंजुगेशन का मैकेनिज्म होता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। कंजुगेशन एक प्रोसेस है, ठीक है? दैट्स डन। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स रेजोनेंस। अभी ये रेजोनेंस क्या होता है? सिंपल। रेजोनेंस असल में ये अगर आपके पास कोई भी, बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो वहाँ से दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो इस टाइम क्या होता है, जो लंबा चेन होता है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हम उस स्ट्रक्चर को जब लिखते हैं या फिर समझाते हैं तो हमें क्या होता है कि भाई एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से अगर हम उस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस डीलोकलाइज सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है। अगर हम बात करते हैं बेंजीन रिंग की, सपोज़ कीजिए हमारे पास क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू क्यू स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये कि हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप लोग बेंजीन को इस तरह बनाते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, तो ये भी चलता है। अगर आप यूँ बनाते हैं कि भाई ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, मतलब ये कि भी देखो यहाँ पर पहले ये वाला पोर्शन खाली था, यहाँ पर अभी क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, यहाँ पर फिर खाली हो गया। तो मतलब ये बताने का है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो यूँ मतलब करके सर्कुलेट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, साइकिल के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइज करते रहते हैं। तो बात बताने का ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करने में और फिर उस कंपाउंड को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं असल में रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? अगर आप एक कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकें या कर सकते हो या हमें करना पड़ता है, तो इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं रेजोनेंस। सिंपल। अगर रेजोनेंस क्या है? अगर हमें एक कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। When we need to draw two or more structures to explain the structure of a molecule or a compound, so this kind of phenomenon is called resonance. क्या है रेजोनेंस? अगर हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ते हैं एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए, या एक कंपाउंड के कंजुगेशन सिस्टम को बताने के लिए, या एक कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं, फिर हम किसी को समझा सकते हैं या फिर हमें ड्रा करना पड़ते हैं ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे अपने पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमें ड्रा करने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर्स के बनाने को
उस कंपाउंड के रेजोनेंस को उस कंपाउंड के अंदर जो डीलोकलाइजेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या हुआ? स्ट्रक्चर्स ड्रा करना, कितने? दो या दो से ज़्यादा, इस फेनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? सिंपल, हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अभी इस कंजुगेटेड सिस्टम पर कोई अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम यूँ ड्रा कर सकें कि यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी अवेलेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है। अभी अगर हम क्या करें, हम इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कोई और ग्रुप यहाँ पर लगा लें, तो उस किसी और ग्रुप के लगाने से क्या होता है, इस रिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कोई ग्रुप लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, मतलब इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया विद ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो। लाइक हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन वगैरह है। इनके पास क्या होता है, इनके पास सलाहियत होती है कि भाई इनके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सिस्टम को डोनेट करेंगे। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, इन सिस्टम में इफेक्ट आएगा। तो वो इफेक्ट जो पड़ा है कि भाई उनके ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन, जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो में, तो उसके ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन पर डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर इस रिंग के अंदर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग के ऊपर असर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग ग्रुप अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो उसका इफेक्ट जो कंजुगेटेड सिस्टम पर पड़ रहा है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट? कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर हम अटैच करते हैं किसी सब्स्टिट्यूट करते हैं, अटैच तो नहीं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ, सिस्टम पर, तो वो जो सिस्टम पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं उससे कंजुगेटेड सिस्टम पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? इट इज़ द इफेक्ट shown by the electron withdrawing or electron donating group when that is substituted on the conjugated system। तो आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का असर है कंजुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। तो सब्स्टिट्यूएंट का असर कंजुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। ये हमारे पास क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। तो कोई भी ग्रुप हमने क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया। सपोज़ कीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी भी ग्रुप के साथ, तो वो जो ग्रुप मैंने यहाँ पर लगाया है, इस हाइड्रोजन को जो मैंने रिप्लेस किया इस ग्रुप के साथ, वो ग्रुप जो मैंने लगाया है इस ग्रुप का इस कंजुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर जो असर है, जो असर पड़ता है उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ये दो किस्म के होते हैं, +m -m, जिसको हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी ब्रीफ में आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम। अभी कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा था? यही हमारे पास जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन को हमने अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी अदर ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकता है, तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट जो पड़ता है इस कंजुगेटेड सिस्टम पर, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जो +m और -m के हेडिंग के थ्रू हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। +m -m, तो +m भी होता है, -m भी होता है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कोर अंडरस्टैंडिंग, कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन में इसमें हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड,
उसकी जो सिग्मा बॉन्ड जिस इलेक्ट्रॉन से बना होता है उन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर शिफ्ट होती है किसी एडजेसेंट कार्बोकैटाइन को, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है, सिर्फ कार्बोकैटाइन पर बात मुकम्मल नहीं होती, लेकिन बेसिक ही है। तो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जो होती है एडजेसेंट कार्बन को, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसको समझते हैं, कार्बन कार्बन, ये कार्बोकैटाइन कर दे इसको, तो इसका एक बॉन्ड ये 2 3, 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अभी हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन जो होता है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन, इसके पास में ये भी है, ये भी है, ये सारे हाइड्रोजन हैं, तो होता क्या है कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड इसके सराउंड में है। तो सिग्मा हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स है उन सिग्मा बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है इस कार्बोकैटाइन की तरफ, क्योंकि ये एडजेसेंट बनता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एडजेसेंट है, इस कार्बन के पास भी एडजेसेंट है, इस हाइड्रोजन के पास एडजेसेंट ये है, तो ये कार्बोकैटाइन है, इसके एडजेसेंट ये सारे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और इन सब का आपस में क्या सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बात ये है हाइपर कंजुगेशन में, जिसमें क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी शिफ्ट होती है कार्बोकैटाइन्स की तरफ, ताकि इसको स्टेबल कर सके। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की नीड को फुलफिल करने के लिए मूव करेंगे इस कार्बन की तरफ। तो क्या हो रहा है फिर? क्या हो सकता है कि हमारे पास जो सपोज कीजिए ये स्ट्रक्चर दोबारा मैं ड्रा कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या था, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, अरे 5 हाइड्रोजन। अभी क्या होता है कि ये हाइड्रोजन से इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ से इसकी डेंसिटी शिफ्ट होती है, यहाँ पर आती है, तो फॉर अवाइल क्या हो जाता है, फॉर अवाइल ये बॉन्ड ख़त्म होता नज़र हमें आता है। यहाँ पर पॉजिटिविटी होती है और यहाँ पर सेकंड बॉन्ड और इसका पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाता है। तो हो क्या गया, यहाँ पर एक तरह से शिफ्टिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की? सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड नज़र आता है एक तरह से। ये एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है, और ये बॉन्ड बनता नहीं है, सिर्फ ये क्या होता है डीलोकलाइजेशन शो करने के लिए, मतलब ये कि सिर्फ रेजोनेंस बताने के लिए ये कैसे हो रहा होता है। तो बताने की बात यह है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अगर शिफ्ट होती है किसी एडजेसेंट वैकेंट एटम की तरफ, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है उसकी तरफ अगर शिफ्ट होती हैं, तो इस तरह की शिफ्टिंग को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एडजेसेंट एटम की तरफ शिफ्ट होना इज कॉल्ड एडजेसेंट एटम की तरफ। एडजेसेंट एटम कौन सा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटाइन है, तो सिग्मा बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होना एडजेसेंट कार्बोकैटाइन की तरफ, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है, यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोल प्ले करता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होते हैं एडजेसेंट कार्बोकैटाइन की तरफ। तो ये सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट हुआ नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड्स इसमें बनते नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई बनते नहीं है, तो इसलिए ये नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाया जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाया जाता है, हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। तो इस तरह से हमारी बात होती है रिगार्डिंग हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट। सो वंस अगेन इन शॉर्ट, हाइपर कंजुगेशन क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं वो अगर शिफ्ट होती हैं एडजेसेंट कार्बोकैटाइन की तरफ, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना एडजेसेंट कार्बोकैटाइन की तरफ इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो दूसरा एटम जो है वो वैकेंट होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, अगर नहीं है फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वेल इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट क्या हो गया? कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया। अभी इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ आते हैं। अभी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है?
अभी ये असल में हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास एक एटम है, दूसरा एटम है, ये एक कंपाउंड है। अभी इस कंपाउंड में क्या होता है, एक पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है, मतलब ये पोलर बन जाता है नॉर्मल ये, लेकिन ये कंपाउंड असल में क्या हो जाता है, ए पर स्लाइट पॉजिटिव और बी पर स्लाइट नेगेटिव हमें पोल्स नज़र आ जाते हैं। तो ये पोलरिटी जब इंड्यूस हो जाती हैं किसी कंपाउंड में, हम कहते हैं भाई कि ये एक इंडक्टिव इफेक्ट है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये एटम, उस एटम से पास में जो है, इन दोनों के बीच जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोग यूँ कह सकते हैं कि पोलरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, पोलरिटी का इंड्यूस हो जाना किसी कंपाउंड में बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स और इन द दैट कंपाउंड। तो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इन दोनों एटम्स होते हैं, इनके आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, उसकी डेंसिटी को। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, और जहाँ से डेंसिटी कम हो रही है तो वहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। तो ये चार्ज का आना शुरू हो जाना या दिखाई देना बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें डिफरेंस है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से वो मॉलिक्यूल पोलर आना शुरू हो जाता है, मतलब उसका पोल उनके हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का पोलर दिखाई देना बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है या उस कंपाउंड के अंदर जो है जो एटम्स हैं वो आपस में डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। तो उस वजह से क्या होता है कि वो एटम्स में उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर या उस कंपाउंड के ऊपर जो है वो चार्ज नज़र आना शुरू हो जाता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इंडक्शन होना, किस चीज़ का, चार्ज का होना किसी कंपाउंड पर। क्यों होता है, क्योंकि उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है उन एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। दैट इज़ ऑल, ठीक है। होप सो यू गॉट। द नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अभी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, ए डबल बॉन्ड बी, मतलब ये कि ये इफ़ेक्ट हमें देता है ऐसे सिस्टम में जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये अगर रेस्ट में होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, बाहर से कोई एक रिएजेंट आता है जिस पर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। बुक में ई से मेंशन किया है, आप लोग कह सकते हैं कि भाई रिएजेंट है तो आर से इसको मेंशन कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज उसका हो सकता है। अगर वो इधर अप्रोच करता है तो इस कंपाउंड को जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसमें चार्ज इंडक्शन करता है। कैसे करता है, सपोज़ कीजिए ए डबल बॉन्ड बी, ये एक हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। तो यहाँ से जो है रिएजेंट आया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, जो यहाँ पर पहुँचता है तो क्या हो जाता है कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट कर देता है और इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। तो अभी क्या हुआ, इस रिएजेंट के आने से इस ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बी पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। पहले नहीं था, पहले सिंपल था, अभी बन गया। अभी ये रिएजेंट आया, इसने बना दिया। तो ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें एक रिएजेंट के पहुंचने से एक कंपाउंड की तरफ अगर एक रिएजेंट पहुंचता है उसमें फिर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि चार्ज का इंडक्शन या पोलैरिटी का इंडक्शन होना किसी कंपाउंड में, कब, जब कोई एक्सटर्नल रूट से रिएजेंट रीच करे, अप्रोच करे हमारे कंपाउंड को। कौन से कंपाउंड को, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। बस ये बातें आप लोगों ने याद करनी है, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, इसमें ये इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड्स में हो रहा है, चार्ज कंडक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, ए बी सिंगल बॉन्ड था, इन दोनों में डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उनमें क्या हुआ, फिर चार्ज बना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, रेस्ट में कोई चार्ज नहीं, कोई रिएजेंट अप्रोच कर रहा है तब फिर चार्जेस बन रहा है।
सो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ? वो कंपाउंड जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को अगर कोई बाहर से रिएजेंट रीच करता है तो वो रिएजेंट उन कंपाउंड्स पर चार्ज बना लेता है, तो उस कंपाउंड को पोलर बना लेता है। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि बाहर से आने वाले रिएजेंट ने कंपाउंड को पोलर बना दिया, तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन अ कंपाउंड इज मेड पोलर बाय एन एक्सटर्नल रिएजेंट, सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। होप आप लोगों को समझ आ जाए। मैं बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ थोड़ा बहुत मूव कर रहा होता हूँ, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी कहाँ रह गया है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड एरोमेटिसिटी। तो ये क्या है एरोमेटिसिटी, उसको भी समझते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या है? हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स बिहेव करते हैं लाइक बेंजीन। ये बिहेवियर कैसे होगा? केमिकली। तो कोई भी कंपाउंड अगर केमिकली बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, हम उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और वो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो वो उसकी ये प्रॉपर्टी जो है कि वो बिहेव कर रहा है बेंजीन की तरह, तो हम कहेंगे भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इसको हम एरोमेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि वो केमिकली बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कि वो केमिकली बेंजीन की तरह बिहेव करे, इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। इसके लिए जो है एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हक्कल्स रूल। वो क्या है? वो है 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके ऊपर फॉलो होता है, रूल फुलफिल होता है, तो वो कंपाउंड फिर एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है और उसके पास जो है वो एरोमेटिसिटी की सलाहियत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेंजीन रिंग है, अभी हम बेंजीन से ही आगे मूव करेंगे। बेंजीन के पास क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है। अभी इस कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो उसको ये फार्मूला फुलफिल करना है, हक्कल रूल को फुलफिल करना है। कैसे फुल करना है? तो n अगर क्या आएगा, n अगर 0 1 2 3 इंटीजर्स में आ जाए तो हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में कि भाई ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में अपने 4 लिखना है, n यहाँ पर अपने वैसे छोड़ना है क्योंकि हमने इसको मालूम करना है, +2 वैसे लिखना है। पाई का मतलब है कि आपके कंजुगेटेड सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हो गए? 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इसको कैलकुलेट कर लो, 4n को वैसे लिखो, +2 इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के उस तरफ, तो 6 तो है, इस तरफ आ गया -2 हो गया, तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अभी 4 यहाँ से हम अकेले करेंगे तो हम इस 4 को यहाँ पर लाएंगे, n इज इक्वल टू 4 4 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1, अगर वैल्यू n की 1 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब इंटीजर्स आ जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई वो कंपाउंड जो है वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर नहीं आते हम कहेंगे वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। वो कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। सपोज़ कीजिए हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, मतलब कोई हमने बना लिया इसमें, मतलब जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें 4 जो है आपके पास क्या आ रहा है, 4 1 2 3 4 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अभी इसको कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, तो ये कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 4 पाई बॉन्ड्स से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई बॉन्ड, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी फार्मूले के ज़रिए हम बताएंगे कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, अभी बनाया है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है फिर एरोमेटिसिटी शो कर सकता है, मतलब ये बेंजीन की तरह बिहेव कर सकता है। अगर नहीं है तो फिर ये एरोमेटिसिटी शो नहीं कर सकता। कैसे? सो 4n+2 इज इक्वल टू कितने थे? 8। हमने n फाइंड करना है ना, तो 4n को वैसे लिखे इज इक्वल टू 8, 2 इस तरफ आएगा -2, 4n इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6। अभी 4 को अकेले कर दें यहाँ पर, तो
n को अकेला कर दिया हम लोगों ने। अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, 6 को 4 पर डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 आएगा 0.5, 2 5 ज़ा 10, कितना 1.5 आया। तो n इज़ इक्वल टू 1.5 आ रहा है। तो इसको क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 आना चाहिए। पॉइंट में कोई भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रही, नेगेटिव भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है, मतलब डेसिमल भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके पास फिक्स 1 नहीं आता, फिक्स 0 नहीं आता, फिक्स 2 नहीं आता, फिक्स 3 नहीं आता, फिक्स 4 नहीं आता, तो आपने बोलना है कि भाई वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों? वो हकल्स रूल के मुताबिक उसका n का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 में नहीं आ रहा, बल्कि पॉइंट में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता, या फिर उसके पास जो है एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो अभी ये जो वाला कंपाउंड है इसके पास 4 पाई बॉन्ड्स हैं, जिसको हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, तो वैल्यू 1.5 आई। इससे हमने ये फाइनल किया कि ये जो कंपाउंड है इसके पास एरोमेटिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो भी कंपाउंड है इसके पास क्या है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 हमने कहा था कि n की वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब एक्सेप्टेबल है। हक्कस रूल के मुताबिक वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाया जाएगा, और जब वो एरोमेटिक होगा तो फिर उसकी ये सलाहियत होती है कि वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स शो कर सकता है। तो कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिक कहलाया जाता है और वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं, तो हम उस कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एरोमेटिसिटी। सो इन शॉर्ट, what is aromaticity? It is the property of a compound to behave like benzene chemically. ये बात भूलना नहीं है, ठीक है? To chemically behave like benzene. So that's all about aromaticity, and what all we explained was conjugation, mesomeric effect, resonance, hyperconjugation, inductive effect, electromeric effect, and aromaticity. So I hope you got. For more, stay tuned, and that's all. Thank you.